अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी लग रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर अभी तक? मेरा नाम है बिस्मा असगर, मैं आपको केमिस्ट्री और ग्रेड 10 पढ़ा रही हूँ, जिसमें अभी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की हमने जितनी बातें करनी थी वो सारी की सारी हो गई हैं हमारी ख़त्म। अब हमें पता है कि हमारा क्या तरीका है, हमने करने हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। हमारी बुक का टेस्ट योर सेल्फ है, टेस्ट योर सेल्फ जो फर्स्ट है इस चैप्टर का, आए उसको डिस्कस करते हैं और चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी बातें करनी थी ना, और जिस तरह उसको देखना था कि कैसे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में होता है, कैसे यूज होता है, वो सारी बातें हमने कर ली और हमारा एक कॉन्सेप्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स हो गया खत्म। और जब भी हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, हमारी आदत है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करने लगे हमारी बुक का टेस्ट योर सेल्फ 13.1 और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अगर पेपर में हमसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमने किस तरह सॉल्व करने हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को जब भी आपने डिफाइन करना है ना, आपने सबसे पहली बात ये कभी नहीं लिखनी कि दे आर सिंपल शुगर्स। डेफिनेशन है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन जानी चाहिए, और डेफिनेशन आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो ज़्यादा पता चलता है कि स्टूडेंट को सारा नॉलेज है। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछा जाए डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स तो बड़ा ज़रूरी है कि आपने बताना है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ही ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये बात हमने कितनी डिटेल में की थी, याद है ना आप सबको? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद आपने बात करनी है कि दे आर सिंपल शुगर्स। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ 3 क्लासिफिकेशन टाइप्स, जिसमें क्लासिफिकेशन में हमारे पास आते हैं मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो मसला नहीं है। ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपने इसके सोर्स के बारे में बताना है कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट या जो हमारा बड़ा फेमस कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, वो हमें कहाँ से मिलता है। ग्लूकोज की हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हम बात फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पेपर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जाता है, सबसे पहले आपने लिखना है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, देन से कि दे आर सिंपल शुगर्स, और उसके बाद आप बात करें कि उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला याद है ना, हमने क्या बात की थी? जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास CnH2ON। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि दे आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। याद है ना ये सारी बातें? ये सारी बातें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद भी रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए तो साथ ही साथ आपने बस ये बता देना है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स विच आर मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, बस। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट पूछा जाएगा तो आपको साथ ही साथ मोनो, ओलिगो और पोली सबको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, हो सकता है वो आपसे लॉन्ग में पूछें, लेकिन साथ में स्पेसिफाई कर दें कि आपने मोनोसेकेराइड्स को एक्सप्लेन करना है, ओलिगो को करना है या पॉलीसेकेराइड्स को। ठीक है, चाहे आपसे मोनोसेकेराइड्स का पूछा जाए, ओलिगोसेकेराइड्स का पूछा जाए या पॉलीसेकेराइड्स का पूछा जाए, याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक डेफिनेशन, जनरल फॉर्मूला और सोर्स, ये सारी की सारी चीजें आपके क्वेश्चन में कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आ रही ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइसेकेराइड्स। स्टूडेंट्स, डाइसेकेराइड्स की स्टूडेंट्स जो बात आती है ना, तो अब यहाँ पे आके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कंफ्यूज के अगर ये तो डाइसेकेराइड हैं, हमने तो ओलिगोसेकेराइड्स पढ़े थे, तो अब क्या करें। परेशानी की अभी भी कोई बात नहीं है। हमने क्या पढ़े? मोनोसेकेराइड्स पढ़े, ओलिगोसेकेराइड्स पढ़े, पॉलीसेकेराइड्स पढ़े। डाइसेकेराइड्स हमने इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन में पढ़ी? वो हमने पढ़ी स्टूडेंट्स ओलिगोसेकेराइड्स में। ठीक है, ये बात याद आई। ओलिगोसेकेराइड्स में हमने पढ़ा कि डाइसेकेराइड भी इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ओलिगोसेकेराइड्स आपने पढ़ लिए हैं, ओलिगोसेकेराइड्स पढ़ लिए और उनके अंदर आपने डाइसेकेराइड्स को भी देख लिया। तो कुछ याद है आपको कि हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ओलिगोसेकेराइड्स की? वही प्रॉपर्टीज हैं आपकी डाइसेकेराइड्स की भी। चाहे आपसे ट्राइसेकेराइड्स का पूछा जाए, टेट्रासेकेराइड्स का पूछा जाए, आपने याद रखना है कि जब तक 9 शुगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, तो आपने वही प्रॉपर्टीज देनी है जो ओलिगोसेकेराइड्स की है। एंड व्हाट वर द प्रॉपर्टीज? स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। याद है ये सारी चीजें? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, and then we discussed that they may or may not be reducing।
ये बातें याद आई सारी की सारी? तो ये वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड्स, अब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो हो सकता है वो आपसे कहें व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसैकेराइड्स, पर ये भी हो सकता है कि वो यही सीधा सीधा पूछें व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और डाइसैकेराइड्स पे क्वेश्चन आए या किसी भी चीज़ पे आए, आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल के बगैर कंप्लीट नहीं होता, ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। डाइसैकेराइड्स की ही एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है सुक्रोज, दूसरी है लैक्टोज एंड थर्ड वन इज माल्टोज। अगर आपको बेहतर लगे या आपको अच्छा लगे और टाइम भी हो पेपर करने के दौरान, तो आप बता सकते हैं कि ये डाइसैकेराइड्स किन किन मोनोसैकेराइड्स के बने हुए हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये डाइसैकेराइड्स का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट है। आपने ये बता देना है कि डाइसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स में फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं। इनको डाइसैकेराइड्स क्यों कहते हैं, लेकिन हमसे क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछी, प्रॉपर्टीज़ पूछी है, तो हमने सीधा प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। स्वीट इन टेस्ट, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग इन नेचर, एंड देन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बगैर तो स्टूडेंट्स आपने समझना है आपका क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने लाजमी कोट करना है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। बैलेंस्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए नहीं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी आपके पास अगर इक्वेशन पूछी हुई है ना कोई और वो बैलेंस्ड नहीं है, तो फिर समझ लग जाती है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है, और फिर बात आ जाती है कि पढ़ाने वाले ने सही पढ़ाया नहीं है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री में जितने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं सारे के सारे बैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंसिंग अगर आपको खुद आती होगी ना करनी, तो हो सकता है पेपर में आपको नंबर ऑफ मोल्स तो याद ना रहे केमिकल रिएक्शंस के, लेकिन आप फिर भी उसको बैलेंस कर पाएंगे। बैलेंसिंग के बारे में भी देखेंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा 9th में। तो बैलेंसिंग खुद करना सीखें और देखें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस कैसे करने होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है। तो आपको याद होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हुई थी आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, याद आया? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था, उसमें हुई थी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंबाइन किया था वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो मैं कंडीशंस अभी लिखती हूँ जरा डिफरेंट कलर से लिखूंगी। और आपके पास रिजल्टेंट बना था आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस आपके पास बना था ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कंडीशंस की। तो कंडीशंस में स्टूडेंट्स आपके पास सनलाइट इंपॉर्टेंट कंडीशन है फोटोसिंथेसिस की। इसके लिखे बगैर आप समझें अगर कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा तो नहीं होगा। क्यों, क्या रीजन है उसकी स्टूडेंट्स? रीजन ये है कि सनलाइट होगी फोटोसिंथेसिस होगा, रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। प्लांट्स ने अपना फूड डे टाइम में ही बनाना होता है, ठीक है। तो सनलाइट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोसेस करवाने के लिए। अब हमसे कहा गया है कि आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन को जब बैलेंस करना है तो आपको याद होगा कि हमने किस तरह बैलेंसिंग की थी। यहाँ पे अभी बैलेंसिंग की ज़्यादा ट्रिक्स तो मैं आपको नहीं सिखा रही, लेकिन ये देख लें आपके पास कार्बन 6 है C6, तो आपने क्या करना है यहाँ पे भी 6 लगा देना है। ये वाली जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स ये बड़ी इजी है, आपने पूरी इक्वेशन बैलेंस करनी है 6 का डिजिट लगा के। सिर्फ आपने ये जो ग्लूकोज है ना इसके साथ 6 का डिजिट नहीं लगाना, ठीक है। समझ में आ रहा है इसके साथ क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ऑलरेडी उसमें कार्बन 6 है, तो आपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब 6 का लगा दिया तो आपने वैसे ही बात कंप्लीट कर ली। तो ग्लूकोज के यूनिट का बस आपने कोई नंबर ऑफ मोल नहीं लिखना, उसका नंबर ऑफ मोल 1 ही रहेगा, बाकियों के साथ आपने 6 लगा देना। 6 carbon dioxide react with 6 water molecules to form 1 mole of ग्लूकोज एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आप सबको याद होगा कि बाय प्रोडक्ट है, इसकी प्लांट्स को कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपके पास ये रिएक्शन अब हो गया है कंप्लीट, और इस तरह ही पेपर में लिखना है। अगर इस तरह नहीं लिखेंगे ना तो फिर ऐसे लगेगा आपको कॉन्सेप्ट पूरा नहीं आता। और फोटोसिंथेसिस की हमने जितनी दफ़ा बात की और साथ साथ आपने बायोलॉजी में भी क्योंकि इसको पढ़ा होगा, तो इसलिए यही शो करें पेपर में कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमें कहा गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का देखें स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार आपको प्रैक्टिस करवाई है और इसका स्ट्रक्चर आपको मैंने कहा कि करें प्रैक्टिस, एक दफ़ा मैंने आपको बना के भी दिखाया है। ग्लूकोज सबसे पहले याद करें क्या होता है। ग्लूकोज होता है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉली
हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। याद आया? अब आप में से जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस की थी उस टाइम पे और जिनको पता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है अगर ग्लूकोज, तो उनको ये भी पता होगा कि ये कौन सा पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। ये हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो आपको ये पता होगा कि इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ग्लूकोज होता है हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक हो गया? अब हम बात कर लेते हैं जनरल फार्मूला की, वो भी लिखना इंपॉर्टेंट है जब पेपर में इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगेंगे। ठीक है, अब जनरल फार्मूला लिख लिया और हमने बात की कि इसके अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप हम हमेशा आपके कार्बन या पूरे स्ट्रक्चर में एंड पे ड्रॉ हुआ होता है, इससे सबसे पहले उसी को ड्रॉ करें और कहानी खत्म करें। पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लेने, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फौरी अटैच कर देना है, ये पहला वाला जो आपके पास मौजूद है कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपने एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्या करना शुरू करना है कि आपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट से OH एंड हाइड्रोजन अटैच करने शुरू कर देने। लेकिन आप सबको याद है कि हमारे पास थर्ड कार्बन पे आके ये थोड़ा सा रिवर्सल आता है हाइड्रोजन और OH का। माइंड में अगर क्वेश्चन आए भी कि ये क्यों रिवर्सल आता है, तो याद रखना है कि अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगली क्लासेस में जाके आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों आता है। बाकी सारे के सारे आपका पूरा स्ट्रक्चर, बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, हाइड्रोजन एटम्स एज इट इज जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लिया आपने ये किस तरह से बना है। इसके स्ट्रक्चर में और आपके पास फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रक्चर समझ आएगा, स्ट्रक्चर याद रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर ना तो समझ आएगा ना याद रहेगा। ठीक है, तो आप सबने याद रखना, ये है आपका स्ट्रक्चर, इसको ड्रॉ करें, इसको प्रैक्टिस करें और इसकी प्रैक्टिस करके देखें कि आपको अब क्या बुक को देखे बगैर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको बिल्कुल ये नहीं समझना कि लाइट सा है, इसको जैसे मर्जी हम ले लें। ठीक है, साथ ही साथ ये मैंने क्योंकि आपको ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर बता दिया ना, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी बता रही हूँ। उसकी रीजन ये है कि आपको एटलीस्ट इनके दरमियान फर्क समझ आ जाए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कीटोन जो है हमारे पास फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज आप सबको पता है कि हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ठीक है, ये होता है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले आपको पता है इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, C6H12O6। तो 6 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपका कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा मिडल में होता है कीटोन्स में। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की चेन्स अटैच होती हैं, तो मिडल में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और आपके पास बाकी स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे हाइड्रोक्सिल। और कार्बन नंबर 3 में हमेशा ओरिएंटेशन थोड़ी सी ऑपोजिट होती है, तो यहाँ होगा हाइड्रोजन और इधर आ जाएगा OH। ठीक है, बाकी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, एज इट इज हो जाएगा जैसे हमारे पास ग्लूकोज का था। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आपको क्लिक कर रहा है ना कि कैसे इसको ड्रॉ करना है, कैसे इसकी बात करनी है। यही आपका स्ट्रक्चर है, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्क देख लें स्टूडेंट्स आप एक दफा। फर्क ये है कि आपके पास जो ये है ना आपका फ्रुक्टोज, इसमें सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास ये जो ग्लूकोज है इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो याद रखना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप जो है आपका ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। ये बातें अब दोबारा से मैं थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ताकि आपको ये भूले ना। अगर आपने वैसे प्रैक्टिस की है तो वैसे भी आपको ये चीज़ें याद होंगी। और यही बात जब हमने कीटोन में करनी है तो हमने क्या की कि आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है या कीटोन है वो अटैच होता है टू कार्बन नंबर 2। ठीक हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़्यादा देखा जाए तो आप ये देख लें, अगर हम इनकी नंबरिंग करें ना, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो आप देखें कार्बन नंबर 4 से 6 तक आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सेम है टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये देख लें, इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये देख लें
ये भी वैसा ही है जैसा कि आपके पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहले 3 कार्बन एटम्स हैं जो डिफरेंट है, बाकी तीनों आपके पास बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है। तो स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए बनाना, इसकी प्रैक्टिस आप सबने जरूर करनी है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। बैलेंस्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुक्रोज क्या चीज होती है, जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि सुक्रोज किन 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, और साथ ही साथ मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन की। सबसे पहले आप सबने याद रखना है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है स्टूडेंट C12H22O11, ठीक है। अब आपने करवानी है इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किस तरह से करवाते हैं कि हमेशा आप उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले क्यों नहीं पढ़ाई गई थी जब आपको ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ाए जा रहे थे। उसकी रीजन ये थी कि वहां पे कॉन्सेप्ट लेना जरूरी था कि ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि अब आपको समझ आ गया कि ओलिगोसैकेराइड्स किस तरह से बनते हैं, क्या इक्वेशन फॉलो होती है। तो अब वैसे तो शायद आपको याद हो, पढ़ाया भी था, लेकिन मैं अब आपको ये डिटेल में पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे गौर करें कि C12H22O11 है आपका सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में हम करेंगे ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करते ही हमारे पास जो कंपाउंड्स आएंगे वो होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब जरा सोचेंगे ये दोनों क्या चीजें हैं। सुक्रोज आपका बना है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों ये चीजें हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों सेम है। जब हमने इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे तो हमने देख लिया था कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल ही सेम होता है। तो ये है फर्क दोनों में, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, ठीक है। लेकिन जब भी आप सुक्रोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो यही चीजें मिलेंगी आपको। इसके अलावा माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जिस तरह पढ़ा था कि हमारे पास लैक्टोज का जब ब्रेक डाउन होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मिलेगा वहां पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन करनी है या नहीं करनी। सिलेबस का पार्ट है सिर्फ सुक्रोज की बैलेंस्ड इक्वेशन, बाकी सब चीज़ें ये है कि आपने उनका याद रखना है कि रिस्पेक्टिव ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। तो जो ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, ये दो मतलब स्ट्रक्चर। साथ ही साथ सुक्रोज का जो ब्रेकडाउन है ओलिगोसैकेराइड्स में जो पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस का ये रिएक्शन है, ये बात आप सबको समझ आ गई होगी कि ये वाला जो रिएक्शन है ये हाइड्रोलिसिस है। और हाइड्रोलिसिस हो गई है, लैक्टोज की बात हो और उसके बाद स्टूडेंट्स बेशक माल्टोज की बात हो, इन सब के आपको स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि आते हो। स्ट्रक्चर किसका पता होना चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए सुक्रोज का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। स्ट्रक्चर किसके पता होने चाहिए, ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाएंगी। और आगे इसके अलावा पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह आते हैं, इस तरह आते हैं स्टूडेंट्स के आपसे इसके यूजेस और सोर्सेज भी कार्बोहाइड्रेट्स के पूछे जाते हैं। वो तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि आपके जितने यूजेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के और सोर्सेज हैं, और आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की किस तरह ज़रूरत होती है वो भी पेपर में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको उसी लिहाज से प्रिपेयर करें। उसके अलावा ये जो इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ाई हैं ये बड़ी ज़रूरी है, ये आपको भूलनी नहीं चाहिए। और आप सबने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपके पास ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि कैसे आंसर लिखने, और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पेपर में और क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें फोकस में रखा करें, लाजमी देखा करें, क्योंकि जब पेपर में पूछा जाएगा और आपको नहीं याद होगा कि क्या पढ़ा था, फिर समझ नहीं आता कि क्या लिखना है। आपको मैं जिस तरह पेपर सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ उसको लाजमी नोट किया करें। आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें, और अभी भी अगर कार्बोहाइड्रेट का कोई कॉन्सेप्ट है जो रह गया है, जो अभी नहीं सही तरह याद हुआ, उसको दोबारा रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।